Hello everyone. In the today class, we are going to start structure of atom and nuclei. बहुत छोटा सा चैप्टर है. We will do concept plus previous year question also. तो let's start with the chapter. Topics to be covered in this chapter. तो सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी है. Dalton atomic theory, थॉमसन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरी एंड बोर थ्योरी. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों थ्योरीज को करेंगे एंड इसके बाद वी विल डू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो डेल्टन एंड थॉमसन के एमसीक्यूज नॉर्मली नहीं आते हैं. आपको जो एमसीक्यूज मिलेंगे रदरफोर्ड के और बोर एटॉमिक मॉडल के ही मिलेंगे. एंड इसके बाद हम लोग करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ. तो बहुत सिंपल सी थ्योरी थी. डाल्टन ने कहा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मैटर्स हैं, ये किसके बने हुए होते हैं, एटम्स के बने हुए होते हैं. एंड देन अगेन अपने उस थ्योरी में ये बोला कि जो एटम्स है वो क्या है, इनडिविजिबल है. ठीक है, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, और कोई भी एलिमेंट है उसका एक टाइप का ही एटम होता है. मींस एक एलिमेंट का जो एटम है उसका अलग मास होगा, दूसरे टाइप का एटम है उसका अलग मास होगा. ओके, एंड इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम इनका केमिकल रिएक्शन भी करवा सकते हैं. एंड द लास्ट इन द थ्योरी ही सेड कि जो एटम है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. तो ये डाल्टन की थ्योरी थी. ओके, बट डाल्टन ने अपनी थ्योरी में ये जो लाइन कही कि जो एटम है दैट इज इनडिविजिबल. ऑफकोर्स जो आगे साइंटिस्ट थे उन सभी ने ये फाइंड आउट किया कि जो एटम है वो डिविजिबल है. एज यू ऑल नो कि जो एटम होता है उसका सेंटर पार्ट होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है एंड देन इलेक्ट्रॉन क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करते रहते हैं. तो ये सब कुछ जो डाल्टन है वो अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. इसी के बाद आया थॉमसन. थॉमसन ने बताया कि यस एटम इज डिविजिबल, और उसने जो अपनी थ्योरी दी उसने बोला कि ये जो एटम है इट जस्ट लाइक अ वाटरमेलन. जो वाटरमेलन के अंदर रेड कलर होता है दैट इज द पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें सीड्स की तरह कुछ इस तरीके से रहते हैं. तो इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन. ठीक है, इसी को हमने आगे नाम दे दिया था प्लम पुडिंग मॉडल का. बट अगेन उसने अपनी थ्योरी में बताया कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, और इसीलिए एटम में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो ऑफ कोर्स उसने क्या किया, अपनी थ्योरी में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया. बट यू गाइज नो वेरी वेल कि इस तरीके से भी एटम का स्ट्रक्चर नहीं होता है. उसने ये भी नहीं बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कैसे कैच करके रखा हुआ है. एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हुई इसके अंदर. उसमें न्यूक्लियस को एक्सप्लेन नहीं किया, और स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड का वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं हुआ. इसके बाद आई रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी. रदरफोर्ड अपनी थ्योरी में काफी कुछ सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि उसने क्या किया था, न्यूक्लियस का कंसेप्ट बता दिया था. उसने ये एक्सपेरिमेंट किया कैसे, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ली गोल्ड फॉइल की हेल्प. ठीक है, जिससे 1000 एटम थिक एटम लिए गए. ओके, एंड जो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है कि उसने कौन सी रेस की हेल्प ली थी. ओके, तो यू नो उसने अल्फा रेस की हेल्प ली थी. एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कुछ हुआ कि एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई, इसके आगे हम लोगों ने गोल्ड फॉइल लगाई, और ये गोल्ड फॉइल ये है हमारी गोल्ड फॉइल, और जो स्क्रीन है वो किसकी है, जिंक सल्फाइड की है. नाम याद रखना है आपको, एमसीक्यूज में पूछा जाता है. ओके, अब यहां से क्या हुआ, अल्फा रेज आई. ठीक है, एंड हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद फाइंड आउट किया कि अल्फा रेज जब आके यहाँ पे टकराती है गोल्ड फॉइल से तो हमें किस तरीके का आउटपुट मिलता है. तो व्हाट वी फाइंड कि जो मोस्ट ऑफ रेज है वो क्या है, यहां से पास कर गई, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके वो निकल जाती है, स्कैटर कर जाती है. मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे आपको यहाँ पे रेज मिलेंगी वो क्या करती है, एंगल बना लेती है. ओके, एंड 8000 इन वन, ठीक है, 1 इन 8000, ये क्या करती है, आती है सेंटर से टकराती है और डिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है. तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी. नाउ वी कैन सी अ फ्यू रेज गॉट रिफ्लेक्टेड. कुछ रेज ही ऐसी हुई कि जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई. ओके, मोस्ट ऑफ स्कैटर कर गई, एंड एक जो थी वो 180 डिग्री से पास होके वापस आ जाती है. तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि देखो मोस्ट रे क्या हुई, पास हो गई थी. मोस्ट रे गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके चली गई थी, पास करके चली गई थी. तो दैट मीन्स कि जो एटम के अंदर का स्पेस है, मोस्ट ऑफ स्पेस क्या है, एम्प्टी है. और ये बात बिल्कुल सही भी है कि जो एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस होता है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है.
ओके उसका जो सारा की सारा मास है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में रिसाइड करता है। ओके फ्यू रेज गॉट रिफ्लेक्टेड, कुछ रेज जो रिफ्लेक्ट हुई थी, वो क्यों रिफ्लेक्ट हुई थी, क्योंकि उनके अंदर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव ने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, रिपेल किया। ओके एंड जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुई थी उसी को नाम दिया गया न्यूक्लियस का, कि कोई तो हैवी मास है सेंटर में जो क्या कर रहा है, इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये रदरफोर्ड की ऑब्जर्वेशन थी। अब देखो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के अंदर काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, उसने न्यूक्लियस का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, जिसके लिए रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, उसने ये भी बताया कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो स्पेरिकल है। और जो रदरफोर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, उसने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है। ये उसने अपनी थ्योरी में दिया। बट एक इसकी प्रॉब्लम थी, जो रदरफोर्ड का जो ये स्ट्रक्चर था उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। रदरफोर्ड के स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंगली जो ये मॉडल है ये स्टेबल अनस्टेबल मॉडल है। किस तरीके से अनस्टेबल मॉडल है, क्योंकि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा। तो वो क्या करेगा, एनर्जी स्पेंड करेगा। और जब वो एनर्जी स्पेंड करेगा तो वो कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, पूरी की पूरी लूज हो जाएगी, और वो क्या है, न्यूक्लियस में ही जाके गिर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। ओके जो वो फेल हो गया था एक्सप्लेन करने में। उसके अकॉर्डिंगली ये जो मॉडल था अनस्टेबल था, जबकि ऐसा नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तो अपनी ऑर्बिट में ही रोटेट करता रहता है ना। तो ये मॉडल फेल हुआ। ठीक है, केवल इस पॉइंट पे ये मॉडल फेल हुआ, और इसी को रिमूव किया था बोर ने अपनी अलग थ्योरी दी थी जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। बट बिफोर दैट हम कुछ एनसीक्यूज देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। ओके अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द रदरफोर्ड एटम वाज अनस्टेबल। जो रदरफोर्ड ने थ्योरी दी थी उसमें ऑफ कोर्स जो एटम था वो क्या था, अनस्टेबल था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, अब देखो जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग हो रही है तो उसमें हो क्या रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ कूलम्ब फोर्स। ओके एंड अल्फा पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट एनर्जी इज स्कैटर्ड बाय द न्यूक्लियस। जो भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाते हैं न्यूक्लियस के थ्रू। द स्कैटरिंग एंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज, ऑफ कोर्स जब स्कैटरिंग एंगल कब मैक्सिमम मिलेगा, जब ये यहाँ पे अल्फा रेज आई और पूरी की पूरी डिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो दैट टाइम यहाँ पे मैक्सिमम एंगल मिलता है। ओके तो ये किस टाइम हुआ, जब यहाँ पे न्यूक्लियस से बिल्कुल, जब वो न्यूक्लियस से जाके टकराती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है, तो दैट टाइम वी गेट द मैक्सिमम एंगल। अप्रोचेस द न्यूक्लियस हेड ऑन, ऑफ कोर्स दिस इज राइट, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, ये न्यूक्लियस से आती है, उसके हेड से टकराती है एंड वापस जाती है। जस्ट पासेस द न्यूक्लियस, नो। Passes at the large distance from the nucleus, no. Is attracted by the nucleus, no. So that means A option is right. The problem of instability of Rutherford atomic model was solved by, तो जो Rutherford का atomic model था इसे किसने solve किया था, बोर ने solve किया था। Rutherford proposed his model of the atom in order to explain the scattering of course Rutherford ने अपने मॉडल को explain करने के लिए अल्फा रेस की हेल्प ली थी। According to Rutherford atomic model, the electron inside the atoms are, of course Rutherford ने यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है inside the atom they are not stationary. The next question is, the Rutherford alpha particle experiment shows that most of alpha particle pass through almost unscattered. Okay, that is right. While some of the scattered through large angle, कुछ अल्फा एंगल बना रहे हैं, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं अनस्कैटर्ड हो रहे हैं, कुछ स्कैटर्ड हो रहे हैं लार्ज एंगल पे। तो इस ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है उससे हमें एटम के बारे में क्या थ्योरी मिलती है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज इट गिव अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम इज हॉलो, ऑफ कोर्स जो एटम का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हॉलो होता है। द होलो मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, दैट इज राइट। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, यस, ऑल ऑफ द अबव, दैट मींस ऑल ऑप्शन इज राइट। एटम होलो भी होता है, और जो पूरा की पूरा मास है, जो एटम का पूरा की पूरा मास है, वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, एक स्मॉल से सेंटर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
ओके, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रदरफोर्ड assumed in his atomic model that the mass is concentrated at the center, charge mass is concentrated at the center, both the mass and charge are concentrated at the center, electron are positive charge particle. तो देखो जो रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी में बेसिकली सेंटर पे कंसंट्रेट किया और उसने बोला कि जो पूरा की पूरा मास कंसंट्रेट होता है वो सेंटर पे होता है. उसने कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात नहीं की थी. दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट. Rutherford alpha particle experiment shows that the atom has proton, nucleus, neutron and electron. तो देखो रदर ने अपने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में जो एटम के अंदर बेसिक एक्सप्लेन किया था वो किया था न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था. तो ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जो हमने रदरफोर्ड थ्योरी पे किए. आई होप सो इन एमसीक्यूज के साथ आपका रदरफोर्ड का बेसिक भी क्लियर हो गया होगा. अब हम स्टार्ट करते हैं बोर एटॉमिक मॉडल. तो देखो बोर थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिससे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे. एंड ऑफ कोर्स जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे जो टॉपिक करेंगे दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ बोर थ्योरी. तो इसे आप बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके तो देखो बोर ने जो 3 थ्योरीज दी थी, 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे, उसको हम वन बाय वन समझेंगे. एंड वो तीनों के तीनों जो पॉस्टुलेट्स है दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसने अपने पॉस्टुलेट में क्या बोला? उसने अपने पॉस्टुलेट में बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस है, ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन कर दिया था. और उसने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में ही न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं. तो ये तो रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन किया था. बट आगे उसने इसका स्टेबिलिटी प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया था. जो उसने ये बता दिया था कि जो एटम्स है वो क्या है? स्टेबल है. जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि एटम्स क्या है? अनस्टेबल है. अब ये उसने स्टेबिलिटी का जो कैसे फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो वो स्टेबल कैसे? तो उसने थ्योरी दी कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी मूव करेंगे, वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में ही मूव करते हैं. जैसे एक ऑर्बिट ये है और दूसरी ऑर्बिट ये है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ऑर्बिट कहीं पे भी डिसाइड करेंगे, वो एक फिक्स ऑर्बिट पे ही मूव करते हैं. और वो ऑर्बिट कौन सी होती है? फिक्स ऑर्बिट जिस पे वो मूव करते हैं, जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? h/2 का मल्टीपल होता है. h/2 का मल्टीपल होता है. मतलब जिस रेडियस का एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होगा उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं. और उस ऑर्बिट में रोटेट करते हुए वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं. व्हाट आई मीन टू से कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो ना तो वो उस टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे ना वो उस टाइम एनर्जी रिलीज करेंगे. ओके वो एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेंगे और वो एनर्जी रिलीज कब करेंगे? जब उनका ट्रांजिशन होगा एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में. ओके अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है उस टाइम पे वो एनर्जी रिलीज करेगा, या लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जंप करता है उस टाइम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. तो ये कंसेप्ट है. सेम ऑर्बिट में एनर्जी का ट्रांजिशन नहीं होता है. तो एज आई टोल्ड यू कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिट के अंदर कौन सी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? nh/2 का मल्टीपल होता है. ओके एंगुलर मोमेंटम को आई कैन राइट mvr जिसका फॉर्मूला क्या हुआ? nh/2. ओके अब देखो थर्ड थ्योरी क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में या जो भी अगर वो ऑर्बिट में ट्रांजिशन करते हैं तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, फोटोन रिलीज होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? E2 - E1 = hf. वंस अगेन h इज द प्लैंक कांस्टेंट. तो ये था बोर एटॉमिक मॉडल. तीनों पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे. यहाँ पे जो भी हमने दोनों फार्मूलाज किए डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. ओके तो आगे न्यूमेरिकल्स बोर मॉडल के सॉल्व करने से पहले बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. देखिए हुआ क्या था, ये जो हमें इक्वेशंस मिली है ना, 2 इक्वेशंस, इसी में बेस्ड हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए और उनसे रेडियस, एनर्जी, टाइम ड्यूरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम बहुत सारी टर्म्स को फाइंड आउट किया. एंड ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या है, आपको ये फॉर्मूलाज याद होना चाहिए. अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल्स तो बहुत इजी हैं बट अगर आपके फॉर्मूला ही नहीं याद है तो आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे? तो यहाँ से जो भी मैं अभी आपको फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करूंगी ये 4 पेजेस के, तो वो फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कीजिएगा एंड उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा. बिकॉज
विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो दैट मीन्स इनमें कौन सा फोर्स लगेगा, कोलम्बियन फोर्स लगेगा। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो देखिए यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने लर्न किया है। और ये किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। ऑफ कोर्स तभी तो जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ पे कोलम्बियन फोर्स किसके है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। देन फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस। ओके, द सेकंड फॉर्मूला हमने अभी लर्न किया है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, L इक्वल टू mvr, जिसको वी कैन राइट nh/2 पाई। द थर्ड वन इज की जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितना होता है, E2 माइनस E1 इक्वल टू HF और HU, जिसको भी आपसे फ्रीक्वेंसी से एक्सप्लेन करना है। अब हम आते हैं रेडियस के फॉर्मूले पे। तो देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या है, NH/2 पाई mv, और यू कैन राइट एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस जो हमने प्रूव किया था। तो नाउ यू कैन से कि जो यहाँ पे रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। व्हाट इज n, नंबर ऑफ ऑर्बिट की, मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। तो जो ये इसकी ऑर्बिट है ये रेडियस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, आर इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला, एच इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कॉन्स्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कॉन्स्टेंट होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो ऑफकोर्स अगर आप इन सब की वैल्यूज को रख के पुटअप करोगे ना तो आपको कुछ रेडियस इस तरीके से मिलेगी। रेडियस का फॉर्मूला 0.56 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एन स्क्वायर। अब अगर आपको, अब रेडियस आपने डायरेक्टली फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके, अब अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है, अब मैंने कहा कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, आपने वैल्यू रख दी 1 और इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सेम मिली। आपको सेकंड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो। आपको थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करनी है, आप 3 का स्क्वायर कर दो। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो द फर्स्ट होमवर्क इज कि आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। इन द सेम वे अगर आप एनर्जी का फॉर्मूला देखो, एनर्जी का फॉर्मूला तो देखो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, En इक्वल टू -E4m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पर हम सेम देखें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, एप्सिलॉन नॉट, h ऑल आर द कांस्टेंट, और जब हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करते हैं तो हमें कितनी मिलती है, -13.6 एन स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये। अब देखिए अगर आप मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मैंने 1 पुटअप कर दिया, मुझे मिल गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, 4 से डिवाइड कर दूंगी। मुझे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगी 9, तो मुझे यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी मिल जाएगी। इसी से आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -RCH/n स्क्वायर। व्हाट इज आर इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, नियर बाय 1 × 10⁷ पर मीटर। ओके, तो ये हमने एनर्जी का फॉर्मूला देखा। इन द सेम वे अभी आगे चलने से पहले एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि जो रेडियस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इन द सेम वे एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज E²/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1/n। तो जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो यहाँ पे n के थ्रू यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑल्सो। इन द सेम वे एक्सेलरेशन भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज πme6/4 एप्सिलॉन नॉट क्यूब h4 मल्टीप्लाई बाय 1/n⁴। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴।
ऑल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट हियर। देखो यहाँ पे ई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट एच कांस्टेंट है, यहाँ पे भी पाई एम ई एप्सिलॉन नॉट एच ऑल आर द कांस्टेंट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की रेडियस है, एनर्जी है या एक्सेलरेशन है, ये केवल किस पे डिपेंड करता है कि वो किस ऑर्बिट पे है। ओके, तो लीनियर मोमेंटम, इन द सेम वे लीनियर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर सकते हो मास इनटू वेलोसिटी से। तो जो यहाँ पे आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, इसी में क्या करोगे, ई का एम का मल्टीप्लाई कर दोगे। सेम फार्मूला है, देखिए दोनों की दोनों सेम है, केवल यहाँ पे एम आ गया। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो केवल मास से मल्टीप्लाई किया। अब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो जो मोमेंटम हो गया वो भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n। इन द सेम वे एंगुलर वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला इज पाई एम ई 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/n क्यूब। तो जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। तो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल करने के लिए ये आपको फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। ओके, एंड इसी के बाद ये जो रिलेशन है वी विल सी लेटर। एंड देन इससे पहले हम देखेंगे कि जो ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये कैसे कैलकुलेट करना है, टी। तो टी का फॉर्मूला हो गया 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब अपॉन एम ई 4 मल्टीप्लाई बाय एन क्यूब। तो टाइम ड्यूरेशन है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम ड्यूरेशन। अगर आपको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला आता है तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो देखो एम ई 4 यहाँ नीचे, इधर ऊपर चला गया, ये जो टर्म्स ऊपर थी ये नीचे चली गई। ओके, एंड इसके बाद आएगा वेव नंबर, दैट फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो फॉर्मूला है ये हम टॉपिक करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। ओके, तो उसके अंदर हम इसे डेप्थ में समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। डू न्यूमेरिकल केयरफुली, थोड़ा सा आंसर आप लोग भी देने की कोशिश कीजिएगा इसके अंदर। ओके, एंड अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन अ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखिए बोर एटम के थ्रू अगर कोई एटम है, हाइड्रोजन एटम है, वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो दैट मीन्स उस टाइम तो वो कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी रिलीज करता है, जब वो ऑर्बिट से जंप करता है। तो अवर ऑप्शन इज डज नॉट रेडिएट लाइट थ्रू इज वेलोसिटी चेंजेस। द सेकंड ऑप्शन इज डज नॉट रेडिएट लाइट एंड वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। द थर्ड ऑप्शन इज रेडिएट लाइट बट इट्स वेलोसिटी इज अनचेंज्ड। द लास्ट ऑप्शन इज रेडिएट लाइट विद द चेंज ऑफ एनर्जी। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है, जो ऑर्बिट है वो चेंज नहीं हो रही है, तो वो जो लाइट एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। The next question is, according to Bohr theory, there can be an infinite number of electron orbit, of course, around the nucleus. However, only those orbit are possible. तो देखो क्वेश्चन में ही क्या पूछा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट में मूव कर सकते हैं, बट केवल कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यही होगी, याद करते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके मल्टीपल होगा, NH अपॉन 2 पाई के, यही था। और इस एंगुलर मोमेंटम को वी कैन राइट MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अब ऑप्शंस में आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2n, नो रॉन्ग। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट तो होता ही नहीं है, क्योंकि किसके मल्टीपल होता है, NH अपॉन 2 पाई के। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In the Bohr hydrogen atom model, the radius of stationary orbit varies with principal quantum number. Okay, तो देखो रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, n। मतलब ये जो n है इसी को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर, कि वो कौन सी ऑर्बिट में है। एंड वी नो r is directly proportional to n square, that means D option is right. Okay, the next question is, a electron revolves around the nucleus, of course the radius of the circular orbit is r. Okay, to double the kinetic energy of electron, its orbit of radius is. तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे और रेडियस पे रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और जो रेडियस है सर्कुलर ऑर्बिट की वो आर है। अगर हमने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो जो रेडियस है, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया तो जो न्यू रेडियस है वो क्या होगी,
बट वी नो वेरी वेल, हमें तो भाई काइनेटिक एनर्जी का एक ही फॉर्मूला आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, अब मान लीजिए आपको यहाँ पे v की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें r से रिलेशन फाइंड आउट करना है और यहाँ पे r है ही नहीं। तो हम यहाँ पे v की वैल्यू क्या पुटअप करते हैं, r ओमेगा। v की वैल्यू पुटअप कर दी r ओमेगा, तो हमें क्या मिला, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि जो काइनेटिक एनर्जी है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब अगर आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस है, तो देखो आई कैन डू डायरेक्टली, बट मैं आपको पूरा करके बताऊंगी और आपको भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी, डबल कर दी, तो जो रेडियस है वो क्या हो गई, अंडर रूट में आ गई, क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना। देखो डबल करी काइनेटिक एनर्जी, ये आर स्क्वायर है, तो आर क्या हो गया यहाँ पे, अंडर रूट टू के ई। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ये मैंने आपको रफ में बताया था। देखो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी डबल करी तो ये आर स्क्वायर हो गया, तो जो आर कितना हो गया, अंडर रूट टू। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक ली थी। ओके, तो यहाँ पे आई नो कि जो अंडर रूट टू आ रहा है ये आंसर आना चाहिए, बट मैं आपको पूरा डिवाइड करके बताती हूँ। तो देखिए जब काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ओके, बट क्या किया मैंने, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, तो मेरे पास रेडियस क्या होगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो उस रेडियस को मैं क्या करती हूँ, एक्स एज्यूम, उस रेडियस को मैं क्या करती हूँ, एक्स एज्यूम कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर गया इधर। ओके, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हुई, मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 2r। तो इन दिस वे यू कैन डू दिस, आप इक्वेशंस में भी पुटअप करके कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन इज बी। The next question is the radius of hydrogen atom in its ground state is of order of। तो I already told you कि जो हाइड्रोजन एटम की रेडियस होती है वो क्या होती है, 0.53 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर। ओके, अब यहाँ पे आंसर क्या है, सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, 0.53 इंटू 10 टू पावर -8। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। The fact that photon carry energy was established by, तो देखो जो फोटोन का कंसेप्ट था वो बोर ने ही एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, वो हाइड्रोजन मूव कर रहा है रेडियस आर के साथ, वेलोसिटी v है। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, करंट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए करंट का फॉर्मूला ही क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब कुछ तो मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे, एज इट इज आई कैन सी द ऑप्शन ई वी 2 पाई आर। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे E इज कॉमन, एंड ऑफ कोर्स वी नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसमें चार्ज क्या होगा, E होगा। तो यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, तो Q की जगह मैं पुटअप कर दूंगी E, क्योंकि चार्ज क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद मैं हेल्प लेती हूँ वेलोसिटी के फॉर्मूले की। ओके, तो देखिए किस तरीके से, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो टाइम है वो क्या हो गया, इट्स डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, अब जो डिस्टेंस है, एक सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करता है इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज 2 पाई आर। इवन कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, और वेलोसिटी को v से एज्यूम कर दिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज v, तो यहाँ पे टाइम को मैंने पुटअप किया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई v। तो यहां से मुझे I की इक्वेशन क्या मिली, EV अपॉन 2 पाई आर। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, तो 1 बाय 1 Q की वैल्यू पुटअप करेंगे E, टाइम की वैल्यू पुटअप करेंगे 2 पाई आर बाय V, डिवाइड करेंगे एंड वी कैन गेट अवर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी 2.18 into 10 to power 6 meter per second. Its radius of first orbit is 0.53 armstrong. Then the orbital current is, तो देखो ऑर्बिटल करंट, अभी हमने इसका फॉर्मूला प्रूव किया EV अपॉन 2 पाई आर, एंड आई विल सजेस्ट कि जो ये फॉर्मूला है ये आप लोग भी याद कर लीजिएगा। I का फॉर्मूला क्या है, EV अपॉन 2 पाई आर, तो ये आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आप E की वैल्यू पुटअप करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है, 2.18 इंटू 10 टू पावर 6। ओके, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट वी नो वेरी वेल, 0.53 इंटू 10 टू पावर -10। तो यहाँ से यू कैन इजिली कैलकुलेट द करंट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेशियो ऑफ वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट
ऑफ H2 एटम टू द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो ऑफकोर्स अब आप इसको के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला होना चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे भी देखिए c ही है, तो यहाँ पे c को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है। ओके, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बी अपॉन सी किया, तो इसमें सी का डिवाइड हो गया, तो ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट ऑर्बिट है एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट सी एच। तो दैट मीन्स ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच सी, दैट मीन्स ये डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टी। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते भी हैं। तो सबसे पहले पीरियड रिवॉल्यूशन का रिलेशन आना चाहिए एन के साथ। तो वी नो वेरी वेल कि जब ये टाइम ड्यूरेशन का, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का एन के साथ क्या रिलेशन होता है, एन टू पावर क्यू। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में है, तो ग्राउंड स्टेट में हमने एन की वैल्यू पुटअप कर दी 1। ओके, अब यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना है जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। तो मतलब ग्राउंड स्टेट में एन की वैल्यू 1, और वो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करेगा तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे मूव करेगा, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर क्यू, तो ये हो गया 8। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो 8 टाइम्स हो गया फर्स्ट की कंपैरेटिवली, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n to power 4 to n to power 1, the angular momentum of an electron is changes by। तो angular momentum का फॉर्मूला हमें आता है, क्या होता है, nh अपॉन 2 पाई। n की वैल्यू पुटअप करनी है, 4 से 1 में जंप कर रहा है, तो आपने एक बार इसकी वैल्यू 4 पुटअप कर दी और इसके बाद वैल्यू 1 पुटअप कर दी। ओके, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई इज कॉमन, 4h minus h, that is 3h, तो आंसर होगा 3h upon 2 pi। The next question is the first orbital velocity of electron is 2.1 into 10 to power 6 meter per second। तो फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी गिवन है, 2.1 into 10 to power 6, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल भी जाते हैं। तो वी नो वेरी वेल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by n, एम आई राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम n की वैल्यू पुटअप कर देंगे, देन वी कैन गेट अवर आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है 2.1 into 10 to power 6। ओके, एंड थर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हमको क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो इन दिस वे यू कैन गेट योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ एटम करेस्पॉन्डिंग टू n टू पावर 2। तो देखो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो -13.6, हमें क्या करना है, सेकंड एटम के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा किया था बिल्कुल वैसा ही है, केवल फॉर्मूला डिफरेंस है, द बेसिक कंसेप्ट इज सेम। ठीक है, तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे यू विल गेट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब एक एनर्जी डिफरेंस पे करते हैं। एनर्जी E ऑफ हाइड्रोजन एटम विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज गिवन बाय E equal to -13.6 upon n square electron volt। Okay, the energy of photon ejected when the electron jump to n to power 3 to n to power 2 state of hydrogen is approximately। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, देखो फॉर्मूला गिवन है, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, जो डायरेक्टली गिवन है, हो सकता है ना भी गिवन हो। अब हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करता है, थर्ड से लेके सेकंड स्टेट में जंप करता है। तो देखिए प्रीवियसली जब हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल किया था तो हमने एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया था, तो NH अपॉन 2 पाई में n की वैल्यू पुटअप कर दी थी। इन द सेम वे यहाँ पे हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे n की वैल्यू पुटअप करके। एनर्जी का फॉर्मूला वी नो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, तो ये जो एनर्जी हो गई कितनी हो गई, E3 माइनस E2। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो -13.6, देखिए 1/1 अपॉन n स्क्वायर। अब n स्क्वायर कौन सी स्टेट में है, जब वो थर्ड स्टेट में है।
इसके बाद माइनस का साइन आया, अगेन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किस स्टेट में है, 2 स्टेट में है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। -13.6 इज कॉमन, एन की जगह हम पुट अप कर देंगे 3 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, अगेन 13.6, एन टू की वैल्यू क्या पुटअप कर दी, 2 पुटअप कर दी, ये हो गया 2 स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, 13.6 को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये जो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो इसीलिए 2 इधर आ गया एंड देन 3 इधर आ गया। ओके, तो 1/4 माइनस 1/9, आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर। तो नॉर्मली जो एनर्जी डिफरेंस है या एंगुलर मोमेंटम है, उधर आपको क्या करना है, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज एन की वैल्यू पुटअप करनी है और उनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ओके, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाली हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉन की रेडियस के साथ ऑर्बिट भी चेंज होती है। मान लीजिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, फिर ये सेकंड ऑर्बिट में है दूसरा इलेक्ट्रॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में है। अब मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, ये आपको मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो देखिए इसमें टोटल एनर्जी अगर हम देखेंगे तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है। बट पोटेंशियल एनर्जी एंड देन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो आप जितनी ज़्यादा हाइट पे जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में। ओके, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। हाइट कम हो रही है, इस तरीके से आप सोचो, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एच की वैल्यू कम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अगर ट्रांजेक्शन ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट होता तो क्या होता, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती। ओके, तो एज आई टोल्ड यू, एक हम लोगों ने स्टार्टिंग में पेज देखा था जिसमें तीनों में रिलेशन फाइंड आउट था, तो मैंने कहा था ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, दैट्स वाई कि मुझे आपको ये न्यूमेरिकल के साथ ही एक्सप्लेन करना है। देखिए, आपको यहाँ पे जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में रिलेशन होता है। तो सबसे पहले टोटल एनर्जी यू नो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के। बट अगेन अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है, केवल माइनस का साइन आता है। व्हाट आई टोल्ड यू, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, केवल साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। ओके, अब देखो इसी को एग्जांपल के साथ समझते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी गिवन है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है टोटल एनर्जी के, केवल साइन में डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ओनली 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसके बाद आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के और 2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी के, बट काइनेटिक एनर्जी के साथ साइन किसका आता है, माइनस का। तो देखो तीनों में रिलेशन हमने फाइंड आउट करा, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी के, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3.4 के आगे माइनस का साइन है, दैट्स वाई अब जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इसे क्या मिलेगा, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी की और ये वैल्यू हो गई पोटेंशियल एनर्जी की। तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। अब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करते, इस ट्रिक से ही सॉल्व करते हैं। हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल है, केवल साइन किसका है, माइनस का साइन है। तो सबसे पहले आएगी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, द फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, द सेकंड वन इज काइनेटिक एंड द थर्ड वन इज टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक देखते हैं इन तीनों में से कौन दोनों इक्वल है एंड नेगेटिव साइन है, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों इक्वल नहीं है।
ये भी नहीं होगा, इक्वल नहीं है, ये भी नहीं होगा, इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन बचता है। फिर भी क्रॉस चेक करते हैं, तो देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी 0.85 है तो टोटल एनर्जी हो गई -0.85, दैट इज राइट। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स होना चाहिए टोटल एनर्जी के, तो पोटेंशियल एनर्जी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 1.7, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो इधर भी माइनस का साइन आ गया, तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। एंड गाइस बिलीव मी, इससे इजी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं मिलने वाले। ओके तो यहाँ पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से फॉर्मूले के साथ, एंड आफ्टर 10 मिनट्स, इसके 10 मिनट तक मैं आपको केवल न्यूमेरिकल के कंसेप्ट बताऊंगी। एंड गाइस बिलीव मी, वो केवल कंसेप्ट आपको याद होंगे ना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्यों नहीं हो, यू विल सॉल्व इन वेरी वेरी इजी वे। ओके तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सबसे पहले है क्या। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया, ठीक है, सॉरी हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन का एटम लिया, एंड हम क्या करते हैं उसे ऑर्बिट टू ऑर्बिट जंप करवाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन है उसे थर्ड से सेकंड ऑर्बिट में जंप कराया, फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में जंप कराया, एंड देन इसके बाद उसके रिजल्ट फाइंड आउट किए, ठीक है, अपर से लोअर ऑर्बिट में हम जंप करवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी सीरीज मिलेगी। अब देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं से भी जंप करे बट वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तो उसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, कहीं से भी जंप करे बट उसे क्लासिक जंप करना है, फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करना है। द सेकेंड वन कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, चाहे सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, नॉट इन द सेकंड, क्योंकि वो तो जंप करेगा सेकंड में। मतलब इलेक्ट्रॉन जंप किधर करेगा, सेकंड में करेगा, भले ही थर्ड से करे, फोर्थ से करे, फिफ्थ से करे, कहीं से भी करे। इसके बाद आती है पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड नंबर ऑर्बिट पे, ब्रैकेट सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ ऑर्बिट में, एंड आगे आती है फर्न सीरीज, इसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ ऑर्बिट पे। तो ये आपको सबसे पहले नाम याद होने चाहिए, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्न। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फर्न। लाइमन के अंदर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, बाल्मर के अंदर सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, पास्चन के अंदर थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर फोर्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, एंड फर्न के अंदर फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप कर रहा है। एंड द सेकेंड वन, इसका फॉर्मूला हमें केवल एक ही यूज करना है यहाँ पे, 1/लैम्डा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा को वेवलेंथ, तो 1/लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे r की वैल्यू रखी हमने, r के साथ रखा r मल्टीप्लाई बाय 1/p स्क्वायर माइनस 1/n²। अब p क्या है, लोअर ऑर्बिट, जहां पे जंप कर रहा है, ठीक है, दैट इज द लोअर ऑर्बिट, और n क्या है, अपर ऑर्बिट, जहां से जंप कर रहा है। तो इनकेस अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, एंड p की वैल्यू क्या हो गई 1। ओके तो ये हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस किया। अब मैं आपको एक सिंपल सा केस एग्जांपल दिखती हूँ। आपने कभी देखा होगा मूवीज के अंदर या सीरियल के अंदर, ठीक है, अगर किसी को गेट तोड़ना है तो वो बिल्कुल गेट के पास जाके नहीं तोड़ेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, थोड़ा सा पहले पीछे जाएगा एंड देन फिर गेट पे धक्का देगा। ओके ऐसे ही होता है। इन द सेम वे हमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कब मिलेगी, जब आप जितना डिस्टेंस से नीचे कूदोगे ना उतनी ज्यादा आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन जितनी हाइट से जंप करेगा, जितना ज्यादा हाइट कवर करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो बेसिकली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब मिलती है, जब n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, जब वो हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या हो गई, मिनिमम हो गई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। बस इसी कंसेप्ट को याद करके हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल मैं सबसे पहले आपको सीरीज के बेसिक बता देती हूँ, ताकि आप आंख बंद करके फॉर्मूला लिख सको। तो बेसिक फॉर्मूला सारी सीरीज के लिए सेम चलेगा, 1/लैम्डा इक्वल टू, और वेव नंबर इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/p स्क्वायर माइनस 1/n²। अब देखिए लाइमन सीरीज के केस में मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा। वो कहीं से भी जंप करे बट वो जंप कहाँ करेगा,
फर्स्ट ऑर्बिट में ही करेगा तो p की वैल्यू तो इन एनी केस 1 होगी। किसके केस में? लाइमन सीरीज के केस में p की वैल्यू हमेशा 1 हुई। तो अब आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा कि हमें p की वैल्यू क्या रखनी है लाइमन सीरीज के केस में। अब आता है कि वो जंप किधर से कर रहा है। अगर आप वो सेकंड ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो आप n की वैल्यू रखोगे 2। वो थर्ड ऑर्बिट से जंप कर रहा है तो आप n की वैल्यू रखोगे 3। बट कई बार न्यूमेरिकल्स में कुछ केसेस दे देते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? वो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करेगा? जब यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस हो या मिनिमम वेवलेंथ का केस हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ। तो आप फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट याद रखो तो कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो आप बहुत हाइट से जंप करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू रखी इन्फिनिटी। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब देखो, सबसे कम फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आई थिंक सो वो मिनिमम ही ट्रांजेक्शन हो तो ज्यादा बेटर है। अब मिनिमम ट्रांजेक्शन कहाँ होगा? 2 से 1 ही होगा, ये मिनिमम हो गया। तो दैट्स वाई यहाँ पे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में n की वैल्यू क्या पुटअप कर दी? 2 पुटअप कर दी। अब हम आते हैं बाल्मर सीरीज में। तो बाल्मर सीरीज में भी नो कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, बट वो जंप तो किधर करेगा? सेकंड में करेगा। तो बाल्मर सीरीज के केस में p की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमेशा 2 हो जाएगी। आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कब मिलेगी और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? जब n कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी में होगा। तो n की वैल्यू पुटअप कर दी इन्फिनिटी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में सबसे कम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब मिनिमम ट्रांजेक्शन है। तो ऑलरेडी वो 2 पे तो भाई, ऑलरेडी वो 2 पे ही है, तो दैट मीन्स वो 3 से जंप करे। तो n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। इन द सेम वे अब आते हैं पास्चन सीरीज में। पास्चन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप करता है थर्ड ऑर्बिट पे। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में हम n की वैल्यू इन्फिनिटी रख देते हैं, p की वैल्यू ऑलवेज भी 3। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इन्फिनिटी से, तो n की वैल्यू हमने रखी इन्फिनिटी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में मिनिमम ट्रांजेक्शन तो 3 पे जंप कर रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 4। इन द सेम वे ब्रैकेट सीरीज में आते हैं। ब्रैकेट सीरीज में भी नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करता है, तो p की वैल्यू हो गई 4, n की वैल्यू वी विल चेंज। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में n इन्फिनिटी हो गया, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगेन मिनिमम ट्रांजेक्शन तो 4 पे है ऑलरेडी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दी 5। फंड सीरीज का केस लेके चलते हैं। तो ऑफ कोर्स फंड सीरीज में वो किस ऑर्बिट पे जंप करता है? फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करता है। n की वैल्यू वी हैव टू चेंज। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में n इन्फिनिटी एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में जो n की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। ओके, तो इस तरीके से हमें वैल्यूज रखनी है। अब आते हैं इसके एमसीक्यूज पे। द ट्रांजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n टू 5 6 7 टू n टू पावर 4। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने जो p और n लिया था उसी को इन्होंने n1 और n2 दे दिया। दैट इज नो वरी अबाउट दिस, केवल हमें यहाँ पे कंसेप्ट दिखना है। तो वो जंप किधर कर रहा है? वो 4 से जंप कर रहा है, 4 पर जंप कर रहा है। और ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है? ट्रांजेक्शन कहाँ से हो रहा है? 5 6 वी कैन नॉट से। तो देखो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट सीरीज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फोर्थ ऑर्बिट पे जंप करता है। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए आगे एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट बताऊंगी। द क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। तो जो लाइमन सीरीज में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है? तो देखिए ये चीज आप ध्यान रखिए, लाइमन में अल्ट्रावायलेट राइज मिलती है, बाल्मर के अंदर विजिबल लाइट मिलती है एंड पास्चन ब्रैकेट फॉन्ट तीनों के अंदर इंफ्रारेड मिलती है। पास्चन ब्रैकेट फॉन्ट के अंदर सेम इंफ्रारेड, लाइमन में अल्ट्रावायलेट एंड बाल्मर में विजिबल। तो ये लाइमन का केस है, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट। बाल्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम? तो बाल्मर में विजिबल मिलता है, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इज 10 टू पावर 7 पर मीटर। तो आपको यहाँ पे आर की वैल्यू गिवन है। द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो वेव नंबर है उसका फॉर्मूला लिखा, दैट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाय पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखिए बाल्मर सीरीज के अंदर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड लाइन में जंप करता है, सेकंड ऑर्बिट पे जंप करता है। तो p की वैल्यू हमने रख दी 2। बट वो जंप कहाँ से कर रहा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है लास्ट लाइन।
लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी। अगर यहाँ पे गिवन होता फर्स्ट लाइन तो n की वैल्यू हम रख देते 3, ओके 2 पे तो जंप कर रहा है तो नेक्स्ट वन इज 3। सेकेंड लाइन होती तो 4। इन द सेम वे अल्फा बीटा गामा, अगर आपको यहाँ पे वेव नंबर के लिए लिखा होता कि आपको अल्फा बीटा या गामा के लिए सॉल्व करना है, तो अल्फा के लिए आप ले लेते 3, बीटा के लिए ले लेते 4 एंड गामा के लिए ले लेते 5। केवल डिफरेंस देखना है कितना है। ये लास्ट लाइन है तो हमने n की वैल्यू क्या पुटअप कर दी, इन्फिनिटी पुटअप कर दी, ओके। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुटअप करी 10 टू पावर 7, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है तो ये हो गया 1/4। हमें आंसर क्या मिला, 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, द लीस्ट एनर्जेटिक वेव नंबर इन द फास्टन सीरीज। तो सबसे कम एनर्जी हमें किसमें मिलेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। हमने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन लैम्डा आर। अब हमें ये पता है कि जो पास्चन सीरीज है, लाइमर बाल्मर पास्चन, पास्चन में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट पे जंप करता है तो यहाँ पे पी की वैल्यू पुटअप कर दी 3, बट सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए तो डिफरेंस केवल एक का ही आएगा, तो एन की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी 4। तो देखो एन की डायरेक्टली वैल्यू नहीं गिवन है, आपको खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है, खुद सॉर्टेड करना है कि किस तरीके से एन की वैल्यू हमें पुटअप कर दी है, ओके। यहाँ पे आपने पुटअप किया तो ये हो गया 1/9 माइनस 1/16, आप इसे सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 5r/16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल, ओके। एनर्जी ऑफ अ फोटोन टू बी एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। तो कौन सा इसके अंदर फोटोन कब एमिट होगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट पॉसिबल, कोई भी पॉसिबल नहीं है फोटोन की एनर्जी के लिए। तो फोटोन की एनर्जी कब बनती है, फोटोन कब क्रिएट होता है बेटा, फोटोन तब क्रिएट होगा जब हमें एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। और कौन सा एनर्जी डिफरेंस पे यहाँ पे हमें फोटोन नहीं मिलेगा, तो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले देखो, एक तो हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू हमने 1 पुटअप करी तो हमें कितना मिला -13.6। इसके बाद हमने एन की वैल्यू 2 पुटअप करी तो हमें कितना मिला, यहाँ पे -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर तो कितना मिला -3.4। इन द सेम वे एन की वैल्यू 3 पुटअप करते हैं तो कितना मिलेगा -13.63 स्क्वायर, तो हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, क्या मिला -1.5। एंड इन द सेम वे -13.6 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, मतलब हमने क्या किया 16 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिला 0.85। बट फोटोन क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें एनर्जी डिफरेंस चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं। जब हमने E4 माइनस E3 किया, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है, ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है, ये थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होगी और ये फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी होगी। अब हम डिवाइड करते हैं, E4 माइनस E3 0.85 माइनस माइनस 1.5 कितना मिला 0.65। इन द सेम वे ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, E3 माइनस E2 हमें कितना मिला 1.5 माइनस 3.4 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शन है 13.6 ऑफकोर्स ये हो गई, हमारे पास 0.65 भी आ गया, 1.9 भी आ गया, 11.1 नहीं आया है, तो दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज, क्वेश्चन इज गिवन द फिगर इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम ऑन द ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइन गिवन है, which of the following spectral line will also occur in the absorption spectrum, okay। एग्जाम्पल दे रखा है कि लाइन नंबर 5 है वो B2A स्टार्ट होती है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है C2B, यहाँ पे हो रहा है B2A, ओके, एंड यहाँ पे हो रहा है C2A एंड देन यहाँ पे हो रहा है 1 के अंदर, ओके, X के अंदर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखें, ये स्पेक्ट्रल लाइन जंप कर रही है फर्स्ट ऑर्बिट पे। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे फोर्थ और फिफ्थ लाइन को देखते हैं तो फोर्थ और फिफ्थ लाइन जंप कर रही है सेकंड ऑर्बिट पे। एंड अगर हम यहाँ पे सिक्स लाइन को देखें
तो ये जंप कर रही है थर्ड ऑर्बिट पे। एम आई राइट? अब देखिए जो भी लाइन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करती है दैट इज कॉल्ड पास्चन सीरीज, जो भी लाइन सेकंड ऑर्बिट पे जंप करती है दैट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। अब देखो यहाँ पे हमें हेल्प लेनी पड़ेगी स्पेक्ट्रम के लिए। वन सेकंड थर्ड 1 2 3 पे जो जंप कर रही है वो पास्चन सीरीज है, और पास्चन सीरीज में हमें कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है? अल्ट्रावायलेट रेज का। ठीक है, कौन सा मिलता है? अल्ट्रावायलेट रेज का, जिसको हम लिख सकते हैं यूवी रेज। इन द सेम वे जो सेकंड ऑर्बिट में जंप करती है दैट इज कॉल्ड विजिबल, और बाकी सारी जो लाइंस है जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट पे जंप करेंगी दैट इज इन द इंफ्रारेड रीजन। अब हमें पता है जो यूवी रेज होती है वही क्या करती है? लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। तो दैट मीन्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि यहीं पे हमें कौन सी रेज मिलती है? यूवी रेज मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the wavelength of the first line of the Balmer series of hydrogen is 6561 Armstrong, the wavelength of the second line of the series should be। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन की इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। देखो फर्स्ट लाइन बाल्मर सीरीज का केस है, सबसे पहले हमें ये पता है कि केस कौन सा है? बाल्मर सीरीज का केस है। बाल्मर सीरीज के केस में ही हमें फर्स्ट और सेकंड लाइन की इक्वेशन लिखनी है, और क्वेश्चन से फाइंड आउट क्या करना है? हमें फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ गिवन है। इफ द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 6561 आर्मस्ट्रॉन्ग, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेवलेंथ ऑफ द सेकंड लाइन। हमें वेवलेंथ क्या कैलकुलेट करनी है? सेकंड लाइन के लिए। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें इसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन हो गई 1/λ इक्वल टू आर 1/p² माइनस n², यही फॉर्मूला होगा। P की वैल्यू हमने पुटअप करी 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज है, इलेक्ट्रॉन 2 पे ही जंप करेगा। लेकिन फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? वो 3 से 2 पे जंप कर रहा है, तो n की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे 3। ओके, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। 1/λ इक्वल टू आर 1/4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 1/3², तो ये हो गया 9। ओके, 1/4 माइनस 1/9 36 एलसीएम आया, ऊपर आ गया 5 आर। तो जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मिली हमें क्या मिली? 1/λ इक्वल टू 5r/36। फर्स्ट लाइन के लिए है इसलिए नीचे मैंने एफ लिख दिया। अब हम लिखते हैं सेकंड लाइन की इक्वेशन। ओके, तो सेकंड लाइन का फॉर्मूला क्या हुआ? 1/λ इक्वल टू आर 1/2² माइनस, अब सेकंड लाइन है मतलब देखो बाल्मर सीरीज है तो पी की वैल्यू तो 2 ही होगी, ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। बट सेकंड लाइन में वो कहां से जंप करेगा? 4 से जंप करेगा, 2 का डिफरेंस आएगा। फर्स्ट लाइन में 1 का डिफरेंस आएगा, सेकंड लाइन में 2 का डिफरेंस आएगा, तो अब ये 4 से जंप करेगा। ओके, तो 1/2² 4 एंड 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे 3r/16 आपको आंसर मिला। तो ये इक्वेशन मिली हमें सेकंड लाइन की। तो ये दोनों इक्वेशन तो हमने फाइंड आउट कर ली, बट इसके बाद हमें क्या करना है? वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है, लैम्डा कितनी है। अब आपको एक की वेवलेंथ गिवन है, इसके थ्रू आपको दूसरे की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? दोनों को डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमने सेकंड टू फर्स्ट को डिवाइड किया 1/λ, ये लैम्डा एफ है, ये लैम्डा एफ है। इन शॉर्ट हमने यहाँ पे लिखा लैम्डा एस टू लैम्डा एफ। देखो लैम्डा एफ क्या है? 5r/36। 1/λ एफ क्या है? 5r/36। तो लैम्डा एफ क्या हो गया? 36/5r। ओके, in the same way 1/λ s is 3r/16, तो लैम्डा s कितना हो गया? 16/3r, 16/3r। ओके, अब दोनों को डिवाइड करते हैं, लैम्डा s टू लैम्डा f। लैम्डा s की वैल्यू पुटअप करी 16/3r, लैम्डा f की वैल्यू पुटअप करी 36/5r। ओके, दोनों की वैल्यूज पुटअप कर दी। कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट होगा, आगे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिला? 20/27। ओके, आर से आर भी कैंसिल आउट हुआ, तो जो ये लैम्डा एस टू लैम्डा एफ है कितना मिला? 20/27। अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा एस, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? लैम्डा एस की। तो क्या हो गई? लैम्डा एफ मल्टीप्लाई बाय 20/27। तो लैम्डा एफ हमें गिवन है, कितना गिवन है? फर्स्ट लाइन की जो वेवलेंथ है कितनी है? 6561। हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी, मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज जस्ट लाइक द सेम, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पाश्चन सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज द वेवलेंथ ऑफ 18,800। तो आपको फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ गिवन है। ओके, द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट ऑफ पाश्चन सीरीज। अब आपको क्या चाहिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। पाश्चन सीरीज है, ये जंप किधर करेगा, लाइमन बाल्मर पाश्चन, तो मतलब p की वैल्यू तो 3 रहेगी, बट ये जंप किधर से करना चाहिए, इन्फिनिटी से, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो दैट मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इन दिस वे यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ p एंड n, सॉरी यहाँ पे n आएगा। ओके, एंड देन यू कैन गेट योर आंसर। तो दिस इज योर होमवर्क, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो देखो, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट दिया था कि अगर आप किसी भी मैटर की बात करो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, सबके पास एक वेवलेंथ होती है, सबके पास एक वेवलेंथ होती है। आपके पास एक पानी की बोतल पड़ी हुई है, उसके पास भी कोई वेवलेंथ है, उसके पास भी कोई फ्रीक्वेंसी है। आपके हाथ में पेन है, वो भी क्या कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग होती है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है, वो सारे के सारे मैटर्स क्या करते हैं, वेवलेंथ को जनरेट करते हैं। ओके, तो दैट मीन्स उसमें से फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट होती है, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी स्पीड के इक्वल होती है, ये फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की स्पीड के इक्वल। ओके, किसके इक्वल होती है, लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। मतलब कोई भी पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल है, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, सब में से क्या हो रही है, रेडिएशन एमिट हो रही है, और जो ये रेडिएशन है किसके इक्वल होती है, लाइट की रेडिएशन के इक्वल, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, और p की वैल्यू पुटअप कर दी हमने, मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो दैट इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/p, h इज द प्लांक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम का वैल्यू पुटअप कर दिया m × v। एंड इसी पे बेस्ड अब हम डी ब्रॉगली पे बेस्ड ही न्यूमेरिकल करते हैं। The de Broglie wavelength of a particle is proportional to mass, is proportional to impulse, is inversely proportional to impulse and does not depend on impulse. तो देखिए de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो देखिए h/p, p क्या है, मोमेंटम, और इम्पल्स क्या होता है, मोमेंटम का डिफरेंस। इम्पल्स क्या बोलते हैं, मोमेंटम का डिफरेंस, इम्पल्स को बोलते हैं p2 - p1। तो दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स। The question is the de Broglie wavelength of an electron in fourth orbit is। तो हमें de Broglie wavelength कैलकुलेट करनी है, बट किस ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। अब देखो फोर्थ ऑर्बिट में कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑफकोर्स रेडियस की हेल्प लगेगी, आर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो देखो कैसे चेंज करेंगे, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, h/p। अब हमारे पास क्या है, p है, इसको r की फॉर्म में कैसे चेंज करें, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोर्स मॉडल की हेल्प लेते हैं। तो जो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंगली mvr इक्वल टू nh/2π। p क्या हो गया, यहाँ पे m × v को p पुटअप किया, तो p × r हो गया nh/2π। p की वैल्यू क्या हो गई, nh/2πr। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस p की वैल्यू पुटअप करते हैं, nh/2πr। ये देखो लैम्डा h/p, तो ये h हो गया ऊपर, नीचे p का वैल्यू पुटअप किया nh/2πr। h से h कैंसिल आउट हुआ, लैम्डा कितना मिला, 2πr/n। नाउ वी हैव द रिलेशन एंड वी नो वेरी वेल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n²। तो हमें केवल यही फॉर्मूला चाहिए था, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। अब देखो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है r1 इज द 1, तो फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस क्या हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। तो हमें कितना मिला, 1/16। ओके, तो r4 कितना मिल गया, 16r1। ओके, r4 कितना मिल गया, 16r1। अब हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। हमने एज इट इज ये फॉर्मूला लिया, लैम्डा इक्वल टू 2πr4 डिवाइडेड बाय n। r4 की वैल्यू पुटअप करी 16r1। नाउ वी हैव अवर आंसर। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो 8πr1, दैट इज अवर आंसर। ओके, तो इन दिस वे वी हैव टू डू द न्यूमेरिकल। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 बार इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, तो बॉडी का मास गिवन है, कितना गिवन है 100 ग्राम है, इसे हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा, तो मास को केजी में कैसे चेंज करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में चेंज हो गया। मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 टू ज़ा 36, हमें वेलोसिटी कितनी मिली 13 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली हमें एक बॉडी का मास गिवन है दैट इज 0.1 kg और वेलोसिटी गिवन है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। द डी ब्रोगली वेवलेंथ रिलेटेड टू इट्स, हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, h अपॉन mv, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। h की वैल्यू पुटअप करी दैट इज 6.6 इंटू 10⁻⁻34, कांस्टेंट होती है। मास की वैल्यू पुटअप करी, वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करी, एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू फाइंड नियर बाय आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा। डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन है न्यूट्रॉन की 27 डिग्री सेल्सियस पे लैम्डा। व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेवलेंथ का पहले हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था पी के साथ, अब हम फाइंड आउट करेंगे टेम्परेचर के साथ। तो देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, तो इससे आपको लैम्डा का टेम्परेचर के साथ रिलेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, इसी को आगे डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा 1/λ2 अंडर रूट कितना हो गया T2/T1। ओके, तो T2 कितना गिवन है, T2 927 डिग्री सेल्सियस है, तो 927 डिग्री सेल्सियस प्लस कैल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 273 का प्लस किया। इन द सेम वे T1 की वैल्यू पुटअप करी दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड देन इसमें भी 273 को ऐड किया। आप इसे सॉल्व करोगे, कैंसिल आउट होगा, 4 होगा, अंडर रूट है, तो हमें आंसर क्या मिला 2। तो बेसिकली λ1 टू λ2 की वैल्यू हमें मिल गई 2, तो जो λ2 है वो कितना मिला λ1/2, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ अ पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, तो देखो लैम्डा और पी में रिलेशन फाइंड आउट करना है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो ये जो इंक्रीज वाले ऑप्शन है ये तो गलत हो गए। ओके, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो मोमेंटम डिक्रीज होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट इनका वेरिएशन लीनियर नहीं होता, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज λ1 when it is accelerated through v1 and is λ2 when it is accelerated to v2, the ratio of λ1 to λ2। तो हमें लैम्डा का v के साथ रिलेशन फाइंड आउट करना है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2 MEV अंडर रूट में, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ये इसको मेन पॉइंट पे ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन 2 MEV। ओके, और बेसिकली वी कैन राइट h अपॉन mv, बट अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट्स वाई इसको मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ। ओके, क्योंकि इस पे डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करने के लिए भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखो λ1 क्या हो जाएगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v1 अंडर रूट में, λ2 क्या हो गया, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v2, दोनों को डिवाइड किया, आपको आंसर क्या मिला अंडर रूट में v2/v1, तो दैट मीन्स बी ऑप्शन इज राइट। The next question is the energy of an electron having de Broglie wavelength is lambda। Okay, तो हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करनी है जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा। तो लैम्डा का फॉर्मूला लिखा h अपॉन mv, एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर, हाफ है, यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन m लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v कितना हो गया h अपॉन m लैम्डा, इसका स्क्वायर किया हाफ m h स्क्वायर m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हुआ, हमें मिला कितना h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज राइट, दैट मीन्स बी ऑप्शन। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ पे किए, तो दैट वाज द लास्ट टॉपिक। जो भी रिड्यूस्ड पार्ट था एमएसटी सीईटी का वो हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है,
बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं था, तो उसको हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। ऑफकोर्स वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो उसके न्यूमेरिकल्स अभी करके मीनिंग भी नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।